सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस 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 यानी कि 100 सवाल के प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें थोड़ा सा यानी कि इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि 100 सवाल है और वीडियो लंबा हो जाएगा। डिस्क्राइब हमने जो है थ्योरी में कर रखा है, तो आप थ्योरी नहीं देखे हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और सवाल 100 सवाल हैं। और 5 सवाल आपको जो है आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से सवाल है और आप जो है आंसर जो है बता सकते हो मेरे साथ। आप भी वीडियो पॉज कर करके बना सकते हो, ठीक है भाई। तो चलिए पहला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। कह रहा है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में विभिन्न है। यानी कि आपने इंक्लूसिव एजुकेशन का चैप्टर पढ़ रखे होंगे, थ्योरी, ठीक है भाई। उसमें कहा गया इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको पता है समावेशन। तो इंक्लूसिव इनोवेशन में क्या होता है। तो क्या इनरिचमेंट होता है या एसेलरेशन होता है या फिर एकोमोडेशन होता है या मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे समायोजन होता है, ठीक है भाई। पहला तो मिल गया यहाँ पे समायोजन। और कह रहा है कि अगर यहाँ पे हम समायोजन लिखते हैं, ठीक है, तो समायोजन में समान है जबकि संशोधन में भी क्या है भाई, भिन्न है। अब देखो कैसे समायोजन का अर्थ, मतलब थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। समायोजन का अर्थ है कि जो सीखने के तरीके में बदलाव लेकिन लक्ष्य वही रहता है। जैसे कि आपको सीटेट, ठीक है, सीटेट टारगेट है निकालना 2026 वाले, ठीक है। तो आपको अगर ये सब्जेक्ट पेडागोजी नहीं बन रहा है तो पर जिस तरह से पहले पढ़ रहे थे उसको स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। तो ये क्या कहलाता है भाई, समायोजन कहलाता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपने टाइम बढ़ा दिया, पहले 1 घंटे पढ़ते थे अब 2 घंटे उस सब्जेक्ट को देने लगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये होता है समायोजन। और संशोधन में जो होता है भाई कि सीखने के लक्ष्य जो भी आपने पठ्यचर्या को ही बदल दिया जाता है। यानी कि आप सीटेट छोड़ के स्टेट की तैयारी करने लग जाते हो, है ना भाई। तो ये होता है संशोधन। तो यहाँ पे समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या, यहाँ पे समावेशन और पाठ्यचर्या के बारे में पूछा था। तो समावेशन एक समायोजन है और पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं, जबकि यहाँ पे संशोधन में भी क्या है, भिन्न है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। कह रहा है कि अपसारी चिंतन, ठीक है, अपसारी चिंतन डैश है जबकि अभिसारी चिंतन क्या है। तो सभी को पता है कि अपसारी चिंतन आप लोग क्या पढ़े थे भाई, जिसमें कि यानी कि भाई का जो है ऑप्शन आया, ठीक है भाई। अच्छा ये लग क्यों रहा है, ठीक है, पीडीएफ में दिक्कत है क्या। भाई का ऑप्शन आया और अभिसारी में क्या होता है, भाट वो हु, ठीक है भाई। यानी कि एक बार में आंसर मिल जाए और इसको जो एक्सप्लेन करना पड़े, क्या करना पड़े भाई, एक्सप्लेन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा, देखो अपसारी चिंतन तो प्रोत्साहित करता है, ठीक है, एक सही संविधान पर स्थिर है। और अपसारी क्या होता है, अपसारी जो डाइवर्जेंट हमने बताया कि जो सृजनात्मक जुड़ाव होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, चिंतन का, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कई उत्तरों को अपसारी उससे प्रसारित करता है। एक सही संविधान ये तो नहीं होगा, ये अभिसारी के लिए होगा। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, क्या गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देगा या मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे दे रहा है कि आंसर ये होना चाहिए, ठीक है भाई। अपसारी कई उत्तर को प्रोत्साहित करता है जबकि अभिसारी एक ही समाधान पर स्थिर रहता है, ठीक है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, ठीक है। समावेशी शिक्षण के बारे में सही नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। तो आप जो है यहाँ पे आंसर बता सकते हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पूछ दिया गया समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा के बारे में यहाँ पे पूछा है, सही नहीं है। तो सही नहीं है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण को क्या बहिष्कृत ना करे। अच्छा चलो यहाँ पे दे दिया गया है बहिष्कृत ना करें, ठीक है भाई। चलो ये तो सही है। अगर यहाँ पे बहिष्कृत करे और ना दिया रहता तो यहाँ पे ये गलत हो जाता, ठीक है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ये तो सही है भाई। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतरों को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है। एक निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन, भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड असेसमेंट नहीं रखना है। तो आंसर हमारा यही होगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा भाई? ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ता हूँ। कह रहा है कि अभिकथन, यहाँ पे अभिकथन दिया गया है और यहाँ पे कारण दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, ये कैसे हो रहा है? हाँ, बच्चों द्वारा जो बचपन है अलग अलग, ठीक है, संस्कृतियों में अलग अलग तरह का अनुभव किया जाता है। अब कारण क्या करा है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। क्या बच्चों का विकास जो है यूनिवर्सल है? बताओ। ऑप्शन में जो दिया गया है ये तो यूनिवर्सल नहीं है ना भाई, मैंने बताया था थ्योरी में यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट जगह यानी कि बचपन का अनुभव जो है संस्कृति के अनुसार बदलते रहता है, ठीक है। लेकिन यह यूनिवर्सल नहीं है, तो ये तो बदलते रहता है, ये सही हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, इसको हटा दो। बोथ ए एंड ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। जल्दी जल्दी से सवाल करते हैं कि 100 सवाल हम लोगों को करना है, ठीक है। यानी कि पांचवा सवाल करा है अभिप्रेरणा, ठीक है। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? यानी कि बेहतर प्रदर्शन की संभावना किससे आप कर सकते हो? तो यहाँ पे दिया गया है, देखो ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करना चाहते हो तो सबसे पहले जो है सवाल को थोड़ा सा पढ़ो और फिर जो है आंसर पे आ जाओ, ठीक है। तो कह रहा है कि एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेल्यूर। अच्छा, ये क्या फेल्यूर के बारे में बताता है? तो ये तो गलत है। सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। असफलता और सफलता दोनों के लिए जो है आंतरिक आरोपण होना चाहिए, ठीक है, ये सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान के व्याख्या की जाती है? तो किस में होगा भाई? बताओ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या फिर मोरल डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट? आंसर किसका, ये क्या हो जाएगा? तो सभी को पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है ये समस्या समाधान, तर्क चिंतन, यानी कि यहाँ पे रीजनेबल होता है, थिंकिंग होता है, डाइवर्जेंट होता है, ठीक है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। लेव वायगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि ये वायगोत्स्की जी हैं कि डैश यानी कि खालिस्तान बच्चों में स्वनियमन के यानी कि सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रेन, ले वायगोत्स्की बताते हैं। तो ये क्या होता है? निजी वाक्य होता है। क्या होता है भाई? निजी वाक्य, यानी कि इनर प्राइवेट स्पीच। यानी कि वायगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे जो हैं खुद से बातें करते रहते हैं। जैसे कि आप परीक्षा देते हो, ठीक है, परीक्षा देते देते खुद में सवाल पढ़ते हो, खुद से बातें करते हो ना, अभी भी करते हो। अब देखो निजी वाक्य, प्राइवेट स्पीच, यही ले बायोस्की जो होता है सेल्फ रेगुलेशन जो होता है बच्चे में होता है, ठीक है। अगले सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे पूछा है अधिगम के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है। बताओ भाई, अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो क्या जो है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है? हाँ भाई, पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ठीक है। एक सेकेंड। अब कह रहा है कि ये तो पूर्व ज्ञान सही हो जाएगा। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से है। क्या ये पुनर्गठन से है? तो सही है भाई। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। तो ये भी सही है भाई कि सामाजिक क्रिया द्वारा आप संशोधित यानी कि फैसिलेट करती है ना भाई। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पाद है भाई। लर्निंग, लर्निंग जो है इज ए प्रोडक्ट रेदर देन ए प्रोसेस। नहीं भाई, अधिगम जो है देखो लर्निंग एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ना केवल एक अंतिम परिणाम या उत्पाद है, ठीक है। तो लर्निंग हमेशा होते रहता है। तो आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। जो सही नहीं है वही यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? समस्या समाधान को तो ज़्यादा होगा अपसारी चिंतन या फिर कार्यात्मक या निष्क्रिय। निष्क्रिय तो होगा ही नहीं भाई, ठीक है। फंक्शनल फिक्सड, ये निगेटिव पॉइंट है। क्या भाई? ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है, इसको नहीं देखना है। रिस्पॉन्स सेट
तो इससे बेटर ऑप्शन ये लग रहा है औपचारिक चिंतन, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि अलग अलग दिशाओं में विचार करने की सही जो है समस्या समाधान, ठीक है, ये सब जो है निकलते हैं। कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, ठीक है, कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे जो हैं आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। आप किस लिए कार्य कर रहे हो, आप सीटेड जो है क्वालिफाई करने के लिए तो ये अपना लाभ देख रहे हो, है ना भाई। पापा मम्मी बोल रहे इस बार सीटेड नहीं निकला तो जो है खाना पीना बंद, तो आप जो है ये अपना लाभ देखने लगे इस पे। तो क्या पहले स्तर के पहले चरण का होता है। तो कोहेलबर्ग ने देखो 6 स्टेज दिए थे, उसको 3 चरण में बांटे थे, ठीक है भाई, दो दो करके। अब यहाँ पे जो कोहेलबर्ग जो दिए थे ये लेवल 1 एंड देखो लेवल 1 सॉरी लेवल 2, लेवल 1 एंड लेवल 2 में जो लेवल 1 और स्टेज 2 होगा, ठीक है। लेवल 1 एंड स्टेज 2 जो है व्यक्तिगत जो है इंडिविजुअलम एंड एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब यह चरण कहता है कि जहाँ बच्चा सोचता है अगर मैं तुम्हारे लिए यह करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अपना लाभ देख रहा है। तो ये कब कर रहा है, ये पहले स्तर के दूसरे चरण में कर रहा है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। देखो प्रॉक्सी मोडिस्टल डेवलपमेंट पढ़े होंगे, तो ये प्रॉक्सी मोडिस्टल प्रिंसिपल है। यानी कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में, तो शैशव अवस्था में ये प्रॉक्सी मोडिस्टल क्या कहता है, तो ये जो है अंग हाथों और जो पैरों की तुलना में तेजी बढ़ता है, ठीक है। क्या करता है, तेजी से बढ़ता है, आंसर यही होगा। सिर से पांव तक होता है, ये तो सिर से पांव तक क्या बताया था और डेवलपमेंट में ना, भाषा के विकास तेजी से होता है, नहीं सूक्ष्म गति कौशल नहीं भाई, अभी सूक्ष्म गति कौशल नहीं होगा। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य, ठीक है भाई, यहाँ पे पूछा है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मैंने क्या बताया था, डिसलेक्सिया आप लोगों को बता रखा था, ये पठन वैकल्य है। और ये जो है डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, यानी कि खुद में जो है बच्चा जो है पढ़ नहीं पाता है किसी चीज़ को, डिसलेक्सिया, ठीक है। तो ये क्रिएटिव प्रॉब्लम नहीं होगा, गलत बात है। फिजिकल से नहीं रिलेटेड है, स्पेशल्स नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगले की सवाल की तरफ, यानी कि कह रहा है कि इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट इज ए, यानी कि बाधिता एक डैश स्थिति है, जबकि अक्षमता, यानी कि यहाँ पे देखो इम्पेयरमेंट एंड डिसएबिलिटी इज ए डैश कंडीशन। तो यहाँ पे देखो कि विद्यार्थी को जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में समस्याएं, मतलब पूछा है कसन कौन सा है तो भाई यहाँ पे इम्पेयरमेंट कैसे आ जाता है, बाध्यता क्या बायोलॉजिकल या फंक्शनल, फंक्शनल तो होगा नहीं भाई, और ऑपरेटिव क्रियात्मक भी नहीं होता, सोशल भी नहीं होता, तो ये बाध्यता इम्पेयरमेंट जो होता है बायोलॉजिकल होता है कंडीशन फाइल, जबकि डिसएबिलिटी जो होता है वो फंक्शनल होता है ना भाई। यानी कि जो जैविक, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा कि बाध्यता जो है शरीर के कोई भी अंग का जैविक या शारीरिक क्षति होता है, ठीक है। बाध्यता मतलब क्या होता है कि कोई अंग आपका जो बायोलॉजिकल शारीरिक क्षति है, मतलब जन्म लिए तभी से है, ठीक है। जबकि अक्षमता जो है उस क्षति का कारण बनता है, जैसे कि आपके हाथ थोड़ा सा नहीं है, हाथ मतलब काम नहीं करता है तो लिखने में आपको दिक्कत होगा, तो ये डिसेबिलिटी कहलाया कि नहीं, है ना भाई। जब आपकी आँख थोड़ा सा रोशनी कम है ना, तो आप जो है वो बाधिता है, ठीक है, आपका रोशनी, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, वो अक्षमता है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी कंडीशन क्या दिखाता है, कार्यात्मक, बल्कि बाध्यता क्या है, जैविक है। समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित किया जाता है, यानी कि फैसिलेट किया जाता है प्राइमरी क्लासेस में लैंग्वेज डेवलपमेंट को, तो ये किस तरह से किया जाता है बताओ। तो देखो जब बच्चा अमूर्त अवधारणाओं, ये क्या हो रही है, ठीक है, जब बच्चा अमूर्त अवधारणाओं में ध्यान से सुनना, बच्चा जो है अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित जो भी अपनी अपने समायोजन के लिए किसी
ठोस उदाहरणों का उपयोग करने लग जाता है, ठीक है। यानी कि किसी से तुलना कर रहा है, वो भी ठोस चीजों से, ठीक है, ठोस उदाहरणों से उपयोग करने लग जाता है। ये अच्छी बात कही है आपने, ठीक है। और फिर क्या होता है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, कंक्रीट यानी कि अमूर्त वस्तुओं के माध्यम से जल्दी सीख लेते हैं, है ना, कठिन विचारों को आसानी से समझाने के लिए जैसे रोल प्ले आप लोग करते होंगे। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन वन ही सही लग रहा है। क्यों? अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करना, ठीक है भाई। किसके उदाहरण करने का? ठोस चीजों का जो है उपयोग करना। देखो यहाँ औपचारिक भाषा, यानी देखो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। देखो स्ट्रेस नेगेटिव वर्ड है, इग्नोर नेगेटिव वर्ड है, और टीचर जो रैदर देन, यहाँ पे देखो कंक्रीट ऑब्जेक्ट को छोड़कर वो सैम्बल की ओर, यानी कि चिन्हों की ओर, साइंस एंड सैम्बल्स की ओर, ये भी गलत है। तो देखो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन आप में कहाँ से आएगा? मतलब अभिप्रेरणा जो कार्य को व्यक्तिगत आनंद प्रदान करे, ठीक है भाई, आपके अंदर से फीलिंग, इंजॉय फीलिंग आए, ठीक है। यानी कि जहाँ व्यक्ति किसी काम को पुरस्कार या डर के लिए नहीं, बल्कि जो है खुद की खुशी और संतुष्टि के लिए करे, वो क्या कहलाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल अवार्ड कहाँ से आ गया भाई? इंजॉयमेंट, पर्सनल इंजॉयमेंट, ये सही होगा। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कंपटीशन, मैंने कहा नहीं, ये निगेटिव वर्ड्स में मैंने डाल रखा है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम फियर एंड पनिशमेंट, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन दो आ जाएगा, ठीक है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन, एक मिनट एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन, आलंबन समझते हो भाई? स्कैफ फोल्डिंग। कोई टीचर आपको, जैसे कि स्कैफ फोल्डिंग मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपने मैथ तो सोल्व कर लिया, कंसेप्ट भी सही लगाया, ठीक है। अब वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल आ रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करने में, स्क्वायर करने नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर जो भी कहो, वहाँ पे कोई अलजेब्रा का जो है शॉर्ट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प कर देना, और सवाल आपने ही खुद बनाया हो, ठीक है। तो ये होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, बोल कर सोचो, ये भी सही है भाई, ठीक है। संकेत और इशारे, यानी कि प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, ये भी सही है। क्वेश्चन करोगे भाई, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को करना पड़ेगा। और क्या हो जाएगा भाई? हाल्फ सोल्व्ड एग्जाम्पल में, हाँ, ठीक है, रोट नहीं करना है, रोट निगेटिव वर्ड में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी, ई हटा दो, बाकी सारे सही हैं। तो ए बी सी एंड डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विकास के क्रम में, ठीक है, विकास के क्रम में जो बच्चे सूक्ष्म, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो कि बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, यह क्या दर्शाता है विकास का? तो सबसे पहले वो अचीव कर लेता है ग्रॉस मोटर स्किल बिफोर मोटर फाइन मोटर स्किल से। तो सबने पियाजे के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और ये यानी कि जब ग्रॉस मोटर स्किल मतलब क्या होता है कि बच्चे जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ना शुरू करता है, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू करता है, यानी कि बिना जो पकड़े उसे बता दे कि ये चीज़ है, ठीक है भाई। तो ये होता है फाइन मोटर स्किल। अभी हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं और आप वहाँ से पढ़ रहे हो, तो ये फाइन मोटर स्किल हो गया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या हो गया, आंसर कौन सा होगा, एक सेकेंड। इसमें जो है ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण जरूरी है ना भाई? एक सेकेंड रुक जाओ भाई। तो यहाँ पे प्रॉक्सी मोडिस्टल आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि समीप दुराभिमुखी हिंदी में कहते हैं। यह सिद्धांत यह कहता है कि केंद्र से बाहर की ओर होता है विकास। विकास कहाँ से होता है भाई? सेंटर से, यानी कि आपको सेंटर से कहाँ होता है? सेंटर से बाहर की ओर होता है, हाथ पैर गो, है ना भाई, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो अंगों का विकास होता है, ठीक है, पहले बड़े अंग का विकास होता है, फिर छोटे अंग का विकास होता है, ठीक है। तो यही पूछा गया। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा जेडपीडी, प्रॉक्सी मोडिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अगला सवाल कह रहा है कि हम्म, जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे जो है भाई,
जीन पियाजे आगे भाई, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करता है? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। जीन पियाजे की थ्योरी क्या कहता है कि वो कंक्रीट, आपने पढ़ा होगा भाई, कंक्रीट यानी कि मूर्त संक्रियात्मक ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल थिंकिंग से किस प्रकार जो है अलग है, आपको ये बताना है, ठीक है, और कुछ नहीं बताना है। एक सेकेंड रुक जाओ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? डिसेंटरिंग क्या हो जाएगा भाई? विकेंद्रीकरण। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। हालांकि 19वां सवाल, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु अरु एक लड़की है, कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट कर दिया। कहा कि भाई मैं आउट नहीं हुई, मेरा रस्सी जो है आउट कर दिया है, ये कह रही है। अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के उस सिद्धांत की बताइए, अवस्था बताइए कि आप ये इस कौन सी अवस्था में इस तरह का वाक्य, इस तरह का शब्द बोलते थे, बताओ। तो देखो भाई, यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेज पढ़े होंगे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थ्योरी में आप देख सकते हो। इसमें इस अवस्था में क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यहाँ पे सॉरी भाई 4 होगा, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चे निर्जीव वस्तुओं को क्या मानते हैं, सजीव। बच्चे देखना खिलौने से खेलते हैं, उससे गुड़िया को सजाते हैं, कपड़े पहनाते हैं। हाँ, आप भी ऐसे ही करते होंगे, ठीक है। तो यही होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म समर्पत्य आत्म ठीक है संप्रत्यय यानी कि स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट बाई। तो ये प्रारंभिक प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा है कि शैक्षणिक छात्र के शैक्षणिक में आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। किस तरह से प्रभावित कर सकता है, आप बताइए भाई। तो देखो ऑप्शन, अगर फर्स्ट की बात करते हैं कि लो एक्सपेक्टेशन, कैसे बच्चे से लो एक्सपेक्टेशन करोगे, नहीं। पनिशिंग करोगे, नहीं। रिवार्डिंग ऑटोमनी एंड इनिशिएट इन द स्टूडेंट कि वेरी लो, ये सब नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4, यानी कि छात्रों को सहायता और पहल को पुरस्कृत करना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल अवस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो मतलब सवाल ये समझो कि जब कोई बच्चा मध्य बाल अवस्था से किशोरावस्था में आप गए होंगे तो आप में निश्चित क्षण आया होगा, कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य अवस्था से बाल अवस्था में जाता है। ये था अभिकथन। अब यहाँ पे कारण सुनो, कारण क्या कहता है कि विकास जो है प्राकृतिक में निरंतर, हाँ भाई, कंटिन्यूअस इन नेचर, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, आपने पढ़ा होगा। देखो कारण भी सही है यहाँ पे, ठीक है। प्राकृतिक में विकास जो निरंतर होते रहते हैं, है ना। और ये जो है व्याख्या सही कर रहा है, ठीक है भाई। यानी कि डेवलपमेंट की बात किया गया है तो मध्य अवस्था से बाल अवस्था किशोरावस्था में गया, ठीक है। जब कोई उद्देश्यात्मक, यानी कि देर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन ए चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड फॉर एडोलसेंस। तो ये दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 एंड 2। समझ में आ गया भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। 22वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? समाजीकरण यानी कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की क्या प्रक्रिया है, आप आसानी से बता दोगे, ठीक है भाई। या एक रेखीय लीनियर प्रोसेस है भाई? नहीं। या एक जटिल प्रक्रिया है? हाँ। या एक बहुयामी प्रक्रिया है? हाँ। या विभिन्न संस्कृति में विशिष्ट रूप से होती है? हाँ भाई, हाँ। ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी डी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भाई कि अभिकथन देखना है, ठीक है। क्या हो जाता है यार, देखो अभिकथन देखना है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, बच्चे को कम मदद करनी चाहिए। हाँ भाई, ठीक है। अब वो तो प्रो होते जा रहा है ना, नूब रहता है तब थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करते हैं, प्रो होने पर तो वो खुद ही प्रो हो जाता है, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है।
अब अगला करा कि बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। ये तो सही है, लेकिन क्या जो है अभिकथन को कारण व्याख्या सही कर रहा है? तो देखो भाई, यहाँ पे बात किया गया है पाड़ देना, स्केप फोल्डिंग बच्चे को देना, और यहाँ पे बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस को माप रहा है। तो बिकॉज अगर यहाँ पे लगाते भी हो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि असर्शन एंड रीजन वाले सवाल को बिकॉज से बनाना। अगर बिकॉज यहाँ पे लगा रहे हो, क्या रिलेट कर रहा है बच्चे? नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सही हो गया ना भाई। आगे की तरफ बढ़ता हूँ। चलो अगला सवाल है, हमने 24 सवाल कर लिए हैं। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी अभी नाम है, मुझे अंकों की समझ नहीं है, अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? बताओ भाई, किसको ठहरा रहा है? तो इसको जो है लैक ऑफ एबिलिटी कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? लैक ऑफ एबिलिटी। किस्मत पे नहीं जाना है, कार्य कठिन था ये भी नहीं कहना है, लैक ऑफ एफर्ट। अगर वो एफर्ट करता, यानी कि ऐसा नहीं है, एफर्ट उसने किया, ठीक है भाई, लेकिन योग्यता का अभाव था। लेव बायोगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया करके अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुखी विकास के क्षेत्र में डैश है। तो देखो, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन जेडपीडी, तो किस में होता है भाई? ये जेडपीडी। अगर लेव वायगोत्स्की की बात कर रहे हो, है ना, लेव वायगोत्स्की जी की बात कर रहे हो, तो ये सवाल का मतलब समझो, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे कि आपने बच्चे से, यानी कि मोर नॉलेजेबल और जेडपीडी समझो। मोर नॉलेजेबल वो होता है जैसे कि आपसे कोई ज़्यादा जानकार हो, मैं ज़्यादा थोड़ा सा नहीं भाई, मैं नहीं कुछ जानता, आप ज़्यादा जान रहे हो, ठीक है, आपसे मैं कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हुआ? मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट क्या हुआ? आप हमारे चैनल पे और मैं आपसे सीख रहा हूँ, यानी कि एक क्या है, एरिया है, जोन है, बता रहा है कि आप यहाँ सीख रहे हो। जैसे कि जैसे आप घर में माता पिता से सीख रहे हो, और कहाँ सीख रहे हो? घर। घर एक क्या हो गया? घर एक प्रोक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट हो गया, यानी कि एक जोन एरिया हो गया, और वहाँ से आप माता पिता से सीख रहे हो, ये हो गया मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो यानी कि ले बायगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंत्यक्रिया करके अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उन्हें समीप दूराभिमुखी विकास के क्षेत्र में अंदर है ना भाई। बाहर कैसे होगा? तो बाहर वाले तो हटा देना है, बाहर वाले हटा देना है, अंदर के लिए। अब ये भौतिक वातावरण से नहीं सीख सकते हो, ये MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर से सीख सकते हो। ठीक है भाई, तो आंसर हमने यहाँ पे डिफाइन अच्छे से कर दिया। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, विथ इन। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ भाई। अगले सवाल अच्छे से देखियो, पॉज करके वीडियो आप भी सोल्व कर सकते हो, अच्छा मजा लगेगा, ठीक है। अभी कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, बच्चे के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। चलो सही है भाई, वेरिएशन तो होते हैं बच्चे में। विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं को जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो देखो भाई, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से समझो कि हर बच्चे के विकास की गति जो है अलग अलग होती है ना भाई, भिन्नताएं मौजूद होती है। तो ये सही है, पहला अभिकथन सही है। अब आगे ध्यान दो कि इसका कारण क्या है ना, इसका मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे बिकॉज लगाओगे तो ये काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा था? बिकॉज लगाना, बिकॉज लगाना, और दोनों कनेक्ट हो गया तो समझो कि आर जो है एक ही व्याख्या करता है, इस तरह से, ठीक है। तो आप समझो कि यहाँ पे इसका मुख्य कारण है गति का जो गतिविधि जो है अलग अलग तरह से होती है। अनुवांशिक गुण यहाँ पे दिया गया है, अनुवांशिक गुण और अनुभवात्मक वातावरण भी डिपेंड करता है, जो कि विकास की दर को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है, ठीक है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करा है, जिन प्याजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है,
और विद्यार्थियों को डैश के सीखने में सक्षम बनाती है। अब जीन पियाजे के अनुसार आपने पढ़ा होगा चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग ये कब आता है बच्चे में, बताओ। पियाजे के अनुसार जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और प्रतीक जैसे कि एक्स वाई का उपयोग करने की क्षमता, ये जो है संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आता है, 11 से मतलब अधिक आता है। और यह क्षमता बच्चों को जो है अलजेब्रा हल करने में मदद करता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, अलजेब्रा एंड कैलकुलस हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ। अच्छा, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आए ना, तो यहाँ पे एक्स और वाई को कहाँ ज्ञात करते हैं, अलजेब्रा में ज्ञात करते हैं। अलजेब्रा कहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया और यहाँ दिया गया, बाकी नहीं दिया, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। अब ये कॉन्क्रीट में दिया जाता है या फॉर्मल में दिया जाता है, बताओ भाई। कॉन्क्रीट में दिया जाता है या फॉर्मल में, तो आपके पास फॉर्मल तर्क होना चाहिए। ठीक है भाई, फॉर्मल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैथ से सवाल है, फॉर्मल तरीके से बनाओगे। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब अच्छे अच्छे सवाल टेक्स्ट बुक, यानी कि जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक एंड मीडिया वुड इनकरेज, मतलब मीडिया किसको इनकरेज करेगी, टेक्स्ट बुक एंड मीडिया के क्या चीज को इनकरेज करता है, बताओ। ये सिंपल सवाल मैंने बना दिया। तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता पर सवाल उठाने का जो है हमें प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो डिस्करेज करेगा नहीं, रिइंफोर्सिंग करेगा क्या, नहीं, क्वेश्चनिंग करेगा। ठीक है भाई, स्ट्रेंथिंग भी नहीं करेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है ना भाई। यहाँ पे अभिन्यास का महारत यानी कि मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। तो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन हमने क्या बताया था, फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क। अब हो जाएगा हाई ग्रेड फॉर रिसीविंग एक्सटर्नल रिवार्ड के लिए नहीं, फोकस ऑन अवॉइडिंग फेलुअर और पनिशिंग फॉर नहीं। ठीक है, फोकस ऑन अचीविंग सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और कंपेटिंग विथ नहीं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मास्टरी गोल ओरिएंट कर रहा हूँ सीडीपी में, पेडागोजी में। ठीक है, वंस स्किल, अब जो भी सवाल पूछो वहाँ से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन हो गया। ठीक है भाई, तो मास्टरी गोल्स क्या होता है बता। किसी कार्य के लिए जो अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान दे, मैं भी यहाँ पे सुधार कर रहा हूँ। ठीक है, गलती ना हो, आगे जो है अच्छे से इसको आपको प्रोवाइड कर सकूँ अपने आवाज़ के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पे। तो ये मास्टरी गोल ओरिएंटेशन कर रहा हूँ। ठीक है भाई, है ना, समझ में आ गया भाई। हाँ, तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। रचनात्मक मूल्यांकन क्या करा है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लगा हुआ है। अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो के बारे में जानेंगे। देखो भाई, तो पोर्टफोलियो क्या होता है कि छात्रों के जो काम होते हैं, काम का जो है एक संग्रह होता है, एक संग्रह कर दिए है ना भाई एक जगह, जो समय के साथ उनके विकास को भी दर्शाता है। यानी कि यह छात्रों का जो है आत्म मूल्यांकन करने में मदद करता है। ठीक है भाई, सेल्फ मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट करने में मदद करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समझ गए, पोर्टफोलियो में। तो देखो आंसर, एक सेकेंड। तो देखो ऑप्शन क्या है, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, भाई ये सही है। ठीक है ना, पहले तो शामिल होगा ना भाई, फिर उनकी प्रगति के बारे में प्रदान करेंगे, सही है। और क्या करेंगे, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद अभी नहीं देंगे, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए बी एंड डी हो जाएगा। भाई ए बी डी तो दिया ही नहीं, हाँ दिया है, यहाँ पे दिया है ना भाई। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। कोहेलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून के नैतिक के इर्द गिर्द घूमता है। कोहेलबर्ग के अनुसार जो है बच्चे का, तो वो कहाँ इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड द इथिक्स ऑफ लॉ। इथिक्स ऑफ लॉ का मतलब देखो, ये कोहेलबर्ग के उस स्तर पर बच्चे समाज के नियम में मतलब लॉ के बारे में कराया ना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने को
अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? जिम्मेदारी। और वह मानते हैं कि जो सामाजिक अवस्थाएं हैं उनको बनाए रखने के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों में, ये पारंपरिक नैतिकता आ रही है। ठीक है, पारंपरिक नैतिकता। तो यहाँ पे पारंपरिक नैतिकता तो ये है ऑप्शन 2 में, तो आंसर तो यही होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव कैसे छाटोगे? क्या प्री कन्वेंशनल में एथिक्स ऑफ लॉ आएंगे? नहीं। अब यहाँ पे देखो हेट्रोनिमस, ये निगेटिव है। ऑटोनोमस खुद मोरालिटी बनाओगे? नहीं भाई। ठीक है, चलो अगले सवाल। अब पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया इज ए डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश, यानी कि अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। बताओ भाई, किसकी क्षमता को प्रभावित करेगा? बताओ। तो ये जो है डिसलेक्सिया जो है न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड विथ सैम्बल्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। कह रहा कि वास्तविक जीवन की समस्याएं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण इसका बताया गया है कि विकास जो है अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होते हैं। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या कर रहा है अभी कथन में, तो वीडियो पॉज करके आप इसे सोल्व कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो भाई, कथन तो सही है क्योंकि व्यवहारिक अनुभव सीखने को जो है प्रभावित बनाता है। कौन? हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है भाई। और विकास के सिद्धांत के रूप में सही है, यानी कि कारण ये जो डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियली, यानी कि विकास जो है सिद्धांत के रूप में सही है क्योंकि यह निश्चित क्रम में होता है, लेकिन यह इस बात की व्याख्या नहीं करता है कि मूर्त अनुभव यानी कि कंक्रीट अनुभव से सीखने के लिए रास्ते प्रदान क्यों किए जाते हैं। ये तो लेकिन यहाँ पे ऑर्डर सिक्वेंशियली एंड रिलेटिवली सही है। ठीक है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये होगा क्योंकि यहाँ पे बिकॉज लगा के आप देख लो, यहाँ पे बिकॉज आप लगाओगे तो यहाँ पे कंक्रीट एक्सपीरियंस की बात किया गया है, और जो कि डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंसली, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आंसर इसका ए सेकेंड हो जाएगा। कह रहा कि अनुवांशिकता की पूरी तरह से एक व्यक्ति व्यक्ति को, ये क्या होने लगता है? ठीक है, अनुवांशिकता यानी कि हेरेडिटी टोटली डिटरमाइन इंडिविजुअल्स, यानी कि हेरेडिटी किस पे डिपेंड करता है? तो किसी व्यक्ति का जो जैविक लिंग यानी कि सेक्स पूरी तरह से अनुवांशिक कारकों यानी कि क्रोमोसोम्स द्वारा निर्धारित होता है। इसके विपरीत, ठीक है, इसके विपरीत जो जेंडर की बात करते हैं, सेक्स तो ये क्या कहलाया? अनुवांशिक यानी कि क्रोमोसोम्स द्वारा जो है निर्धारित होता है। अब जेंडर जो होता है यह सामाजिक संरचना है। कैसी है भाई? जेंडर एक सामाजिक संरचना है और शैक्षणिक सफलता सीखने की जो शैली है व्यक्तिगत जो है प्रभाव जुड़ा रहता है दोनों से। तो आंसर यहाँ पे टोटली डिटरमाइन इंडिविजुअल की बात किया गया है, तो हेरिडिटी किससे डिपेंड हो जाएगा? सेक्स से। ठीक है, कह रहा है कि शिक्षकों को निरंतर अपने, है ना, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं को रूढ़िवादिता और पूर्व ग्रहों पर, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व ग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। अब यहाँ पे कारण जो दिया गया है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। हाँ भाई, चिंतनशील होना चाहिए बच्चों में। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तभी आप यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकथन जो है और कारण क्या दोनों रिलेट कर रहे हैं? तो हाँ भाई, ठीक है, यहाँ पे शिक्षकों को निरंतर, अब फिर यहाँ पे दे दिया गया शिक्षक चिंतनशील, तो यहाँ पे रिलेट तो जरूर करेगा। कीवर्ड्स मैंने ढूंढ लिया, अब ये ढूंढना है कि दोनों, अब दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो लेकिन आर गलत का कोई टॉपिक ही नहीं बनता है ना भाई, तो ये गलत कर देंगे। ए और आर दोनों गलत, ये भी नहीं करेंगे, और व्याख्या नहीं करता है ये भी नहीं करेंगे, ऑप्शन खुद निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते थे। और फटाक से चलते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ बढ़ता हूँ।
चलो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ये सवाल आए थे 2024 में भाई, ठीक है, दिसंबर वाले पेपर में। अब इसको जो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसमें किस में आएगा? तो देखो, मैंने बताया था डाइवर्जेंट थिंकिंग वाई में आता है, यानी कि क्यों से या फिर हाउ से निकले, ठीक है। अब वाट नहीं भाई, वाई नहीं, हाउ से आएगा। वाट, वाई, वेयर, ये सब एक शब्द में आंसर दे रहा है। अब यहाँ पे देखो कि ये कौन सा आंसर होगा। टू किल मॉकिंग वर्ड उपन्यास का सॉरी भाई, व्हाट इज द प्लॉट ऑफ नोवेल, यानी भाट आ गया, वाट आ गया, हु आ गया, खत्म करते हैं कहानी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। ये रिलेटेड मैंने बता दिया। आगे की सवाल बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, तो इसके लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डैश होता है। अब ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम है भाई। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आप किस तरह से बिहेव करते हो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या डायनेमिक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, समेटिव होता है, या फिर फॉर्मेटिव होता है, बताओ। नॉर्मेटिव मैंने माना, नॉर्मेटिव है भाई, फॉर्मेटिव नहीं है, फॉर्मेटिव। तो देखो भाई, प्रगतिशील तो ये क्या होता है, गतिशील होता है, गतिशील का। अच्छा, ठीक है, अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, बताओ भाई। तो ये भी सवाल 24 का है। तो क्या अटेंशन, डीके, डीके निगेटिव पॉइंट है, फॉरगेटिव निगेटिव पॉइंट है, रिट्रेवल नहीं करेंगे, अटेंशन देंगे, ठीक है भाई। अटेंशन आपको क्लास में ध्यान रखना है, और ध्यान रखोगे तभी तो अर्थ, जो जानकारी सर दे रहे हैं उनका निर्माण कर पाओगे। समझ में आ गया। अगला सवाल है, जीन प्याजे का मानना था कि ज्ञान, जीन प्याजे क्या मानते थे? जीन प्याजे जो है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से, ठीक है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता था, ठीक है। यानी कि ये खुद बच्चा जो है बच्चे पे ज़्यादा फोकस करते थे, इन्वायरमेंट पे नहीं, ठीक है। तो आंसर ये होगा, अंतःक्रिया के माध्यम से बायोगैस की MKO जानकार प्याजे दिए थे, लेकिन लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, बिल्कुल गलत है। अगला सवाल, जिन प्याजे के अनुसार, अब फटाफट से सवाल करते हैं, ठीक है भाई, काहे कि 60 सवाल और बचे हुए हैं। जिन प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की ओर दिशा निर्धारित करते हैं? संज्ञानात्मक विकास की ओर दिशा निर्धारित करते हैं, तो सबसे पहले इसको अरेंज करना है भाई। तो सबसे पहले मैचुरेशन आ जाएगा, क्या हो डिटरमाइन कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो मैच्योर आएगा भाई पहले। कोग्निटिव डेवलपमेंट में आ गए हो आप, मैच्योर हो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सोशल एक्सपीरियंस मिला आपको। उसके बाद आपको क्या मिला, सॉरी भाई, एक्टिविटी मिला, 4 एक्टिविटी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सोशल एक्सपीरियंस 5, पनिशमेंट कंडीशनिंग ये सब नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1, 4 एंड 5। क्यों हुआ, देखो पियाजे ने संज्ञानात्मक को 4 मुख्य रूप से बांटा था, है ना। पहला जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण, सामाजिक अनुभव और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समय अवस्था, यानी कि यहाँ पे अनुबंधन और सजा जो है बिल्कुल खारिज होता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। किशोरा अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है, सही नहीं है भाई, ध्यान से, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट अब करते हैं। एडोलसेंस इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन, चलो रहने देते, यहाँ पे करा है नोट करेक्ट, तो सही है। एडोलसेंस इज जनरली कंसिडर्ड बिगिन विथ पॉवर्टी विथ प्रोसेस दैट लीड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, यहाँ पे कोई निगेटिव बट नहीं दिखा, तो इसको सही मार देते हैं। एडोलसेंस इज ए डेवलपमेंट ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इंटेलिंग फिजिकल कॉग्निटिव एंड साइको सोशल चेंजेस, ये भी सही है। चिल्ड्रेन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर असर्स इन एक्सपीरियंस एडोलसेंस इन ए सिमिलर मैनर, बिल्कुल गलत है भाई। अगले सवाल की तरफ, नहीं पूछा है वही हो जाएगा। फटाफट से अब करते हैं भाई, ठीक है। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए, ये भी सही बात है, ठीक है। बच्चों में गलत धारणाएं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है, हाँ भाई,
ठीक है। ए जो है, जैसे कि यहाँ पे बिकॉज लगाओ दोनों, यानी कि गैर उदाहरण। अब यहाँ पे उदाहरण की बात किया गया है, बच्चे के लिए शिक्षक को बच्चों को प्रयोग के लिए, यहाँ पे बच्चों में गलत धारणाएं ना आए, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज लगाओ, क्योंकि बच्चों में गलत अवधारणाएं से निपटने का यह रचनात्मक तरीका है। कौन सा रचनात्मक तरीका है? कि बहुत सारे अवसर देने चाहिए, जैसे कि उदाहरण, गैर उदाहरण, तो ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। क्या है कि अंडरलेइंग प्रिंसिपल, यानी कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, है ना भाई, यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे निगेटिव वर्ड दे दिया गया, हटा दो। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण, सही बात है, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकता है। शिक्षार्थी कम जानते नहीं, निष्क्रिय प्राप्त करता है नहीं। चलो, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? बच्चे से किस प्रकार भिन्न है भाई? तो देखो, निगेटिव वर्ड चलो छाड़ते हैं भाई। चिल्ड्रंस आर डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स व्हाइल एडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट, गलत। अच्छा, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं, जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। वो भी टेक्स्ट बुक, गूगल, यूट्यूब पर करते हैं ना, हैं? बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत ही अधिक ज्ञानी होते हैं। बच्चों की तुलना में ऐसा। अच्छा, अगले सवाल देखते हैं। ऑप्शन, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। भाई ये हमने सही कहा था, यानी कि बच्चों की सोच जो है, बच्चे ऐसे ऐसे जो सोच बताएंगे आपको, कल्पनात्मक सोच उन्हीं के पास होता है। आप तो टेक्स्ट बुक से, गूगल से और जो भी जानकारी प्राप्त हुआ उससे, लेकिन बच्चे कुछ अलग अलग ही सोच लेते हैं, इसलिए ये गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे करना सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 45 सवाल। और 45 सवाल ये रहे आपके सामने। अब फिर से आगे कथन एंड रीजन वाले सवाल। कह रहा है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि सेम को क्या इनकरेज करोगे और एंगर को डिस्करेज करोगे, ये कह रहा है, बताओ। चलो, इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल। देखो यहाँ पे एनी रोल दे दिया है, डू नॉट प्ले, भाई हटा दो इसको, हटा 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 ये। तो अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। चलो, अब ये सही क्यों है, यहाँ पे समाओ। एशियाई संस्कृति कह रहा है कि जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देता है, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित, डिस्करेज करना चाहिए और सेम को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल होता है? बच्चों को, है ना, रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। बताओ भाई। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल टीचिंग हो जाएगा, जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा है वही आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। तो ऐसी कौन सी समानता है भाई? तो इसका फटाक सा आंसर कौन सा हो जाएगा कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता से जुड़ाव, यानी कि इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन देयर ऑन लर्निंग। अच्छा, यहाँ पे फोकस ऑन स्टेज लाइक व्यूज रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट नहीं, रोल ऑफ कल्चरल इन कॉग्निटिव नहीं, कल्चरल की बात ही नहीं कही है पियाजे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? यानी कि ऑटिज्म सितारे जमीन पर ये सब वाले बच्चे, है ना भाई, 48। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, यानी कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है भाई की। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है। क्या आप एक सेकेंड, हाँ, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के सबसे अधिक संभावना है? मतलब कौन सी रणनीति है, और आप एक शिक्षक हैं, तो आप एक शिक्षक के तौर पे किस तरह से बढ़ावा दोगे भाई? तो देखो, छात्रों को उनके प्रदर्शन और गुणात्मक प्रतिपुष्ट के बजाय अंक देना। यहाँ पे देखो निगेटिव वर्ड कैसे छाटते हैं। कह रहा है कि इंस्टेंट, नेगेटिव वर्ड हटा दो। इनकरेजिंग सही है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ समराइज नोट्स फॉर असेसमेंट, समराइज नहीं। असाइनिंग होमवर्क दैट रिक्वायर्स मेमोराइजेशन नहीं करना है। अब यहाँ पे ये दोनों में से कौन होगा? ठीक है,
इनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन लर्निंग, ये बेटर आंसर मिल रहे हैं। ठीक है भाई, समराइज्ड से अच्छा। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है। ये कहानी सुने होंगे हेंज वाले। कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत, ये पता होगा ना कहानी। उसका जो पति है बीमार रहता है, अरुणिमा को दवा चुराना है उसके पास क्योंकि पैसे नहीं है, और वो इसी दवा से उसका पति ठीक भी होगा। ये कहानी सुने होंगे। कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। अब वो कह रही है कि दवा चुराना या एक जो है वास्तव में गलत है, सही नहीं है, लेकिन यह उचित है, लेकिन यह मैं कर सकता हूँ अपने पति के लिए। ठीक है, तो ये क्या किस अर्थी में आएगा बताओ भाई। तो देखो ये आएगा नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिक, यानी कि मोरल ऑफ कंट्रास्ट, मोरालिटी को वो कंट्रास्ट कर रही है, और इंडिविजुअल्स राइट के लिए यानी कि खुद के अधिकार के लिए वो उसे डेमोक्रेटिकली मान रही है। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है, यानी कि पेयर कौन सा युग्म सही है बताना है। तो देखो भाई, मानक यानी कि क्रिटेरिया जो है, रिफ्रेश्ड असेसमेंट इंक्लूड मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक। यहाँ पे क्रिटेरिया जो है मानदंड और महारत हासिल में यहाँ पे नहीं है। मानक यानी कि नॉर्म रिफॉर्म्स असेसमेंट साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। हाँ भाई ठीक है, ये तो करता है ये भाई। चलो अगले सवाल की तरफ आंसर मिल गया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है बताना है आपको। तो देखो, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अगले सवाल की तरफ ध्यान करा कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है, आपको बताना है। तो कौन सा करता है भाई। तो देखो यहाँ पे सुविचारित यानी कि इंटेंशनल तो करता ही है, एडॉप्टिव भी करता है, और डिफरेंशिएट भी करता है। स्टैंडर्डाइज्ड जो है निगेटिव वर्ड है, इसे हटा देना है। अगला सवाल हम सब पहुंच गए 54। ठीक है, 54 सवाल। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल होता है। तो किस विकास में शामिल होता है ये फिजियो सोशल, हाँ फिजियो सोशल डेवलपमेंट यानी कि मनोसामाजिक विकास में। क्या व्यक्तित्व विकास में चेंज ऑफ स्टेबिलिटी इन इमोशन, पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप बोल दिया भाई, तो ये सोशल ही आएगा, मनोसामाजिक। ठीक है, अगले सवाल है, महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं बताओ। तो कैसे प्रभावित होते हैं, तो यह जो है, अच्छा इसको नेगेटिव पॉइंट छाड़ते हैं। इट ऑप्टेंस इनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीव्स इन द इंटिटी पे नहीं, इंटिटी ऑफ व्यू एबिलिटी गलत है। इफ ऑप्टेंस एम्प्लाई enhanced intrinsic motivation and belief in the incremental view of ability, यानी कि बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, सही बात है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाहरी अभिप्रेरणा नहीं आएगा भाई, आंतरिक ही आता है। यही दोनों में कंफ्यूज होता, यही दोनों हम तुमको बताया, और यही बताया कि यहाँ पे एंटिटी नहीं है, यहाँ पे इंक्रीमेंटल है ना भाई। देखो इंटिटी क्या होता है, स्थिर, और इंक्रीमेंटल क्या होता है, वृद्धिशील, यानी कि आपकी योग्यता वृद्धिशील है भाई, स्थिर नहीं है। चलो, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो, है ना भाई। बताओ बताओ बताओ। चलो नहीं बताओगे ना। यहाँ पे करा कि विच इंटेलिजेंस इज ट्राइंग टू प्रमोट स्टूडेंट। यहाँ पे टीचर आस्क हाउ हाउ भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोवाइड एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द एनवायरमेंट एंड एनालिसिस देयर क्लासिफिकेशन स्कीमास।
अब स्कीम्स के बारे में आप लोग सोच रहे हो और प्रोवाइड करना है अपना एक्सपीरियंस, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई, ये क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, अपनी जो आपकी प्राकृतिक बौद्धिक क्षमता है उस पर ही डिपेंड करेगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। कह रहा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को डैश करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताओ भाई। तो ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं, ऐसे सवाल उनको देना चाहिए, है ना भाई। इन्फरेंस एक्सप्लेनेशन टू गिव। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे बताना है भाई, तो आंसर यहाँ पे इन्वायरमेंट फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, इन्वायरमेंट फैक्टर्स। ठीक है, ओ सिट, ये क्या होने लगता है यार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुनीता एक वर्ष, ठीक है यहाँ पे ध्यान दो, सुनीता एक 12 वर्ष की लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, यानी कि म्यूजिक में परंपरागत है ना भाई। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक थे, मतलब अभी भी हैं, और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों को अंतःक्रिया का परिणाम है। मतलब माता पिता भी एकदम निपुण थे गाने में, अब बच्चे को भेज रहे हैं कि जाओ भाई अब तुम भी ट्रेनिंग लो, यानी कि बताओ ये किस तरह का अति है। तो अनुवांशिकता तो मिला ही है, इन्वायरमेंट भी जरूरी है। अब सचिन का बेटा, उनको तो अनुवांशिकता मिल गया, लेकिन इन्वायरमेंट के कारण वो अच्छा से खेल नहीं पा रहे, आंसर तो ये हो गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, उससे पहले कि इसको ये कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ। करें कि अभिकथन जो है किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुष तत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि किशोरावस्था के दौरान क्या होता है। तो यहाँ पे भाई जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित नहीं होती है भाई। हाँ देखो, जेंडर एंड जेंडर रोल्स, जेंडर तो ये सोशल है ना, बायोलॉजिकल नहीं है। हमने अभी बताया था ये गलत है, गलत है, गलत है। तो देखो आर गलत है, आर इज फॉल्स, ये तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आर ट्रू बोल रहा है, आर ट्रू बोल रहा है, आर फॉल्स, लेकिन दोनों गलत नहीं है भाई, ये सही होगा। क्यों होगा देखो, during adolescence pressure to conform to gender expectation and follow convention of femininity and masculinity is encouraged। नहीं समझ में आया ना, मुझे भी नहीं आया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, रिपीटेटिव, दोहराव, समझ रहे हो, दोहराव और बारंबार बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसके विशिष्ट पहचान है। यानी कि बार बार वो एक ही चीज किया जा रहा है, नोट ले लिया, नोट को 5 बार 4 बार 6 बार जी गिन रहा है नोट की गड्डी को। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई 61 में, बता बता भाई। ये होता है ऑटिज्म, स्वालीन क्रम के विकार। समझ में आ गया भाई, स्वालीन क्रम के विकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव एंड सपोर्ट कंटिन्यूअस एवेल्युएशन इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ आगे, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार होना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा। तो 63वें सवाल की तरफ हम सब बढ़ गए हैं। आंसर हो जाएगा अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, आंसर यही होगा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। ग्रामीण बच्चे, ठीक है यहाँ पे करें कि ऑप्शन दिख गया, ग्रामीण बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया। देखो दलित बच्चों के साथ ऐसा ही होता है भाई, उनके विकास में आमतौर पर देरी या बाधा आती है और पूर्णावास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार कम होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय
पर्यावरणीय भाई, पर्यावरणीय नहीं, पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है उसे डैश कहा जाता है। तो ये किस प्रकार का जो है इफेक्टिव है बताओ भाई। तो ये हो जाएगा संवेदनशील, सेंसिटिव पीरियड होता है। ठीक है भाई, सेंसिटिव पीरियड ही देखा है मैंने। जागृति को पता है, ठीक है, जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। तो बताओ भाई, बच्चा को बता दिया कि चार पैर का हर चीज कुत्ता होता है, तो वो हर चीज को, बिल्ली को भी देख रहा है, कुत्ता बोल रहा है। ठीक है, तो ये स्टार मार्क कर लो भाई, ये स्टार सवाल हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो 65वें सवाल कौन सा हो जाएगा, असमायोजन हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, ये हटाना पड़ेगा ना। चलो, शिक्षकों को चाहिए कि क्या कर रहा है, शिक्षकों को चाहिए कि बच्चे की योग्यता को डैश और असफलता को डैश रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो क्या होगा भाई इसका आंसर। तो देखो, इसको इंक्रीमेंटल, वृद्धिशील, फिक्स्ड तो बिल्कुल नहीं, गलत करो, फिक्स्ड गलत करो, इंक्रीमेंटल हो सकते हैं। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब करा सेम फुल नहीं भाई, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे ना भाई तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितना सवाल पहुंच गए, 67। चलो जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। करा कि निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। बताओ भाई, उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। तो देखो, एक्शन बेस्ड होता है, इमेज बेस्ड होता है, सैम्बल बेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हूँ। करा कि हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि, है ना भाई, क्या है निहितार्थ। तो देखो, यह अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। हाँ भाई, एवरी वन प्रोसेस अंडर वर्ल्ड इन सेम वे, गलत है भाई, सेम वे में नहीं होगा। ठीक है, वनली नहीं होगा, नेगेटिव पॉइंट, वनली नेगेटिव पॉइंट। ऑप्शन कौन सा निकल के आ गया, ऑप्शन 3 आ गया। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, आ गया रीजन वाले सवाल। ठीक है, रीजन वाले सवाल, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण कह रहा है कि कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है इक्विटी इन क्लासरूम कैन बेस्ट, वनली दे दिया भाई, वनली दे दिया है, पहले ही हटा दो, हटा दो भाई। आर गलत है, तो ये ही दोनों। अब ए सही है या गलत। तो देखो, क्लासरूम जो है, पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्स टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, आ गया, यही काफ़ी है। ठीक है, चलो आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है, शिक्षकों, है ना भाई, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। तो बताओ 70 सवाल कौन सा हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। नहीं भाई, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, का आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो तो वह हिंडर्ड हो रहा है, फंक्शनल फिटनेस नहीं, नेगेटिव वर्ड है भाई, ऐसे ही हटा दो इसको। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है भाई, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे के सवाल बढ़ते हैं। अगले सवाल कह रहा है कि जब कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना, ठीक है, बच्चे की बात की गई है कि कुछ बच्चे 12 महीनों में उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब कारण दिया गया है कि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। तो क्या होगा भाई, ये आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है भाई, अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। 72 सवाल आ गए, 30 सवाल और करेंगे फटाक से। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश में फीड करने के लिए बदलना चाहिए, डैश को डैश में।
तो ये क्या होगा भाई, सिस्टम को, है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम दैट शुड बी चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड। चाइल्ड की बात किया गया है यहाँ पे, ये सब नहीं आएगा, ठीक है, तो चाइल्ड ही आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। ले वायगोत्स्की फिर से आ गए, वायगोत्स्की जी बहुत बहुत धन्यवाद। ले वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्र को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो देखो यहाँ पे निगेटिव वर्ड छाड़ते हैं भाई, आओ मजा आ जाएगा, दिखा देते हैं चलो निगेटिव वर्ड छाड़ने के लिए इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए। देखो, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ वर्क दैट दे कैन मैनेज एंड कंप्लीट, आ गया भाई गलत। कंप्लीट इंडिविजुअल, भाई टीचर की जरूरत ही नहीं है क्या। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ वर्क सीट दिस कम्प्लीटली अनरिलेटेड, रिलेटेड रहना चाहिए। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस, ये सही है। प्रोवाइडिंग नो सपोर्ट गलत। भाई देखो निगेटिव वर्ड से हम लोगों ने ऑप्शन निकाल लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न जेंडर के व्यवहार, है ना भाई, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं। पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता है भाई, जेंडर स्टीरियोटाइप्स आ गए हैं। अगला सवाल है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो विकास चक्रीय तरीके से होते हैं, हाँ भाई ये स्पाइरल होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड ऐसे ही डिसकंटिन्यूअस, डिफरेंट, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, ठीक है भाई, तो ये ऐसा नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या करा है, आगे हम लोग 76। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो बच्चे जो है किस प्रकार से नियमित करते हैं बताओ भाई, तो आंसर इसका हो जाएगा आत्म वाक्य के प्रयोग द्वारा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अब फटाफट से करते हैं भाई, ठीक है। प्रगतिशील बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो प्रगतिशील बच्चे जो हैं प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों के तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, तो ये सही है भाई, ठीक है, पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें। आम तौर पर सीखने की कह है कि आम तौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में, और कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होते हैं, ठीक है भाई, तो आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 79। निम्नलिखित कथन को पढ़िए, ठीक है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब अभिकथन है, शिक्षकों के विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या बच्चों को करनी चाहिए, हाँ भाई। शिक्षक का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। अब ये मतलब जब आप क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन आ जाओगे और ये टीचर आपको काम कर दिया तो आप जरूर करोगे, है ना भाई। टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट स्टीरियोटाइप्स, यानी कि वहाँ पे स्टीरियोटाइप्स नहीं रखना है, ठीक है, तो दोनों सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, हाँ आर, ठीक है। अगला सवाल है भाई 80 सवाल है, 80वां सवाल क्या करें हैं, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है, यानी कि वो हाउ कैन टीचर मतलब अमन को कैसे करोगे स्ट्रगलिंग विथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेवलपमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में, तो किस तरह से आप उसे मदद करोगे। तो इनकरेज हिम टू ब्रेन स्ट्रोम एंड जनरेट आइडियाज, डिस्करेज नहीं करना है, प्रोवाइड आंसर डायरेक्ट नहीं दे देना है, और गिव अप टू प्रॉब्लम यानी कि उससे कहो कि अब ये नहीं काम करो, ऐसा भी नहीं कहना है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो ये देखो, समझ की अग्रवर्ती गहनता यानी कि एडवांसमेंट डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चलो मान भी लेते हैं, सही है। फास्ट पीस पेस ऑफ लर्निंग, हायर डिपेंडेंस ऑफ अदर फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता नहीं भाई, शारीरिक विकास में तेज गति, ऐसा कुछ नहीं है दोनों। तो जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ये दोनों ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है, ऑप्शन 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यह रहा, निम्नलिखित कथन पढ़ें। अब कथन को आपको पढ़ना है,
मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। तो ये सही है भाई। मौन विधि शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। तो आंसर ए और बी दोनों सही है और ए बी का कारक है। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 82 सवाल चलेंगे। ठीक है, 82 सवाल क्या करा है, भाषा जो है, ठीक है, भाषा भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। भाषा और अध्यापकों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। तो अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझेदार होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये बेटर ऑप्शन होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अगला सवाल चलते हैं। करा कि समूची पाठ्यचर्या में भाषा केंद्र बिंदु किस प्रकार होना चाहिए। समूचे पाठ्यचर्या में कैसा होना चाहिए। तो ये सभी विषयों के मदद से भाषा शिक्षण जरूरी होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। 85 है, मात्र 15 सवाल और बचे, बाकी को होमवर्क दे देंगे। एक अध्यापक अपनी कक्षा में यह ड्रिल करवा रही है। शिवा ने एक पत्र लिखा था, उसने यह पत्र कल लिखा था। शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया है, उसने यह कल पूरा पढ़ लिया था। यह अध्यापक क्या करवा रही है, बताओ भाई क्या करवा रही है। तो ये जो है संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है। ठीक है, ये हिंदी पेडागोजी के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये हिंदी में है। अगला सवाल है विद्यार्थी विद्यार्थियों को कृति वाच्य से क्रम वाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संभवित कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृति वाच्य से क्रम वाच्य में बदल दिया है। यह किसका उदाहरण है, बताओ भाई ये किसका उदाहरण है। तो ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार होगा। अगले सवाल। अध्यापिका, ठीक है, अध्यापिका विद्यार्थियों को कुछ संकेतों जैसे कि कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर पूरी कहानी कहती है। यह विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है भाई। तो ये जो है संज्ञानात्मक रचनावाद में है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ भाई। 88 आ गए। अब ज़्यादा सवाल नहीं है, रुक जाओ भाई। अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहती है, बताओ भाई अध्यापिका विकसित क्या करना चाह रही है। तो ये जो हो जाएगा रचनात्मक संप्रेषण और सहयोग। भाई समलोचनात्मक चिंतन क्यों कराएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एंड सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ फटाक से। 89 कह रहा है कि सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन उपागम की पहचान करें जो इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। बताओ भाई क्या करेंगे। अ, तो आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, बोली जा रही लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरणिक विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो क्या। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से बोली जा रही लिखित सामग्री से जुड़ाव बनाना। चलो ऐसे कार्य इकाई योजना बनाना जिनका मुख्य केंद्र बिंदु समूची सामग्री के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। अब यहाँ पे सवाल आ गया, अब इसमें क्या है, क्या चीज बता रहा है बताओ। ये कार्य आधारित भाषा है, पाठ्य सामग्री, कोश विषयक, सहकारी। तो ये जो है कार्य आधारित भाषा शिक्षण है। ठीक है भाई, क्या है, कार्य आधारित भाषा शिक्षण है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रदत्त कार्य को पढ़े और क्रियान्वयन की दृष्टि से क्रम दें। अब क्रियान्वयन की दृष्टि से क्रम देंगे तो देखो भाई, ये गतिविधि की अभिकल्पना करना, निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन, ये सही है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य का उल्लेख करना, टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला सवाल है कक्षा अध्यापक, ठीक है, कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, शिक्षार्थी को संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है, समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है।
भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है? तो संदर्भ का चयन और स्त्रानुसार बांटना। ठीक है, समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है। भाषा अधिगम के लिए क्या अनिवार्य है? तो व्यवहारिक कौशलों में निपुणता। समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित होता है? तो भाषा अधिगम का जो है ये व्याकरण, शब्द भंडार, टॉपिक, ये कार्य पे आधारित होता है। ठीक है भाई। अगला सवाल है, अ, अब आगे इंग्लिश पेडागोजी पे। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी देख लेते हैं। दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम टू अनदर। ठीक है, यानी कि ये क्या हो रहा है बताओ? तो ये जो हो रहा है भाई, इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या करोगे भाई बताओ? तो क्लासीफाइंग पुटिंग थिंग्स दैट आर सिमिलर टुगेदर इन ग्रुप्स। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ ए पे क्या, एक क्या हो जाएगा भाई? ए का हो जाएगा 4। इन इन इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग क्या कार्य करता है? तो ये करता है, फर्स्ट हो जाएगा लुकिंग द पैटर्न्स एंड रेगुलेट्स। मतलब पहले तो आप चीज़ों को देखोगे, रखोगे, उसको सिमिलर चीज़ को एक जगह ग्रुप में करोगे, फिर पैटर्न उसका देखोगे। ठीक है, फिर कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग क्या करता है? राइटिंग डाउन द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब जो चीज़ दिया गया है ऑब्जेक्ट के बारे में, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देखना है ऑन वर्ड्स में। फिर टेकिंग नोट्स, लास्ट में जो है नोट्स, यानी कि शोइंग द मेन आइडियाज इन द नेक्स्ट फ्रॉम द मैप। अब आगे क्या करना है वो शो करना है। तो यहाँ पे 2 हो गया। और ये जो हो गया कंसेप्ट मैपिंग क्या हो गया भाई, मैंने क्या बताया? तो ये सेकेंड हो जाएगा। और टेकिंग नोट्स ये डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, राइटिंग डाउन द इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन टेक्स्ट ऑन वर्ड्स। और सी का हो जाएगा भाई, सी का हो जाएगा शोइंग द मेन आइडिया इन द टेक्स्ट फॉर्म। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल तरफ बढ़ते हैं भाई। इन द क्लासरूम, अच्छे सवाल है। इन द क्लासरूम स्टूडेंट एंड टीचर्स आर discussing the theory of Chomsky. One of them is sharing the critical aspect of theory and its implication with the whole class. Here the whole class is involved in which type of listening? यानी कि चोमोस्की के अनुसार क्लासरूम में जो बच्चे हैं थ्योरी जो है सुन रहे हैं, पूरे होल क्लास। अब होल क्लास जो है किस चीज़ में वो इन्वॉल्व है, किस टाइप के लिसनिंग में बताओ भाई? तो आंसर यहाँ पे एनालिटिकल लिसनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 98, 2 सवाल और रह गए, उसके बाद आप लोग कर लेना। अगला सवाल है, एक्सपोजिटरी राइटिंग इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज टू द रीडर। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज कॉमनली यूज्ड बाय प्रोफेशनल मार्केटिंग पीपल टू परस्यूड अदर्स। तो ये क्या हो जाएगा भाई? इज ए इज राइट। हाँ भाई, एक्सपोजिटरी राइटिंग यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज कॉमनली यूज्ड बाय प्रोफेशनल मार्केटिंग, गलत। ठीक है, अगला सवाल है, इन द क्लासरूम टीचर in the classroom teacher by providing a text to the student ask gather the most important information quickly and share it with others, hence in which type of reading and students are involved। यानी कि क्लासरूम में बच्चे ने एक टेक्स्ट, शिक्षक ने बच्चे को एक टेक्स्ट प्रोवाइड किया। ठीक है, और उनसे पूछा गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इससे बाहर निकालो तुरंत जल्दी। तो अब बच्चा क्या करेगा? स्किमिंग निकालेगा, स्कैनिंग करेगा, इंटेंसिव रीडिंग या एक्सटेंसिव रीडिंग करेगा बताओ? तो ये बच्चा स्किमिंग करेगा, है ना भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ को। यानी कि यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालना है तो स्किमिंग करना पड़ेगा। समझ में आ गया? जैसे मोबाइल में आपका कहना है, आप कह दिए कि आपको बोला गया कि अपने दोस्त का नंबर दो, तो आप स्किमिंग करोगे ना कि स्कैनिंग। ठीक है, अगला सवाल है, ए लैंग्वेज टीचर शुड प्रोवाइड डैश ड्यूरिंग सेकेंड लैंग्वेज। यानी कि एक लैंग्वेज टीचर जो है प्रोवाइड कर रहा है पढ़ाने के, कौन से पढ़ाने के दौरान? ड्यूरिंग सेकेंड लैंग्वेज। वो सेकेंड लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है, वो किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है बताओ भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्रहेंसिव इनपुट। सही है भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई।
ड्रिल 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 नहीं कर सकते भाई, ये ड्रिल नहीं कर सकते। गुड प्रॉम्प्ट्स, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, ये हो सकता है ए सी एंड डी। अच्छा ये सवाल जो बचे सवाल हैं क्या आप कर लोगे या करा दूँ? चलो करा ही देता हूँ भाई, आप भी क्या याद रखोगे, ठीक है। हाँ चलो, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द स्टेटमेंट। यह कह रहा है कि भाई ए स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज ए पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ पीस ऑफ स्टूडेंट वर्क। पोर्टफोलियो कैन इनकरेज स्टूडेंट टू इवेलुएट देयर ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यानी कि पोर्टफोलियो का काम क्या है, यही बात कर रहा है। तो देखो भाई, पोर्टफोलियो पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ पीस ऑफ स्टूडेंट वर्क, वर्क जितना वर्क काम किया स्टूडेंट उसका पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो इनकरेज करता है इवेलुएट करने में स्ट्रेंथ और वीकनेस बच्चे का जो भी है। तो ए एंड बी बोथ आर राइट, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बस 4 सवाल और हैं भाई। सेलेक्ट वन आर्ट। पोर्टफोलियो कैन बी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स बाय शोइंग कंक्रीट एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। बताओ भाई, स्टूडेंट वर्क तो वाई शोइंग कंक्रीट एग्जांपल पोर्टफोलियो कैन, ये तो सही है भाई। पोर्टफोलियो कैन प्रोवाइड मैकेनिज्म स्टूडेंट, स्टूडेंट प्रोवाइड कैन टीचर एंड स्टूडेंट। और पोर्टफोलियो कैन लर्नर्स टू एसेस टीचर्स कैपेबिलिटी, टीचर्स की कैपेबिलिटी नहीं बता रहा है, स्टूडेंट की बता रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि ऑड वन कौन होगा, तो यही होगा, ठीक है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, if a teacher is planning the learning task for a student then the task should be, यानी कि एक टीचर जो है प्लानिंग किया सिखाने के लिए बच्चों को एक टास्क देता है, तब टास्क शुड भी, वो टास्क कैसा होना चाहिए बताओ। बच्चों को टीचर इज प्लानिंग द लर्निंग, बच्चे को सिखाना चाह रही है, अब वो टास्क कोई भी हो सकता है, तो आप किस टास्क की बात कर रहे हो। तो स्लाइटली हायर देन द लेवल ऑफ लर्नर्स, यानी कि बच्चे तो टेबल सीख के आए हैं, अब टेबल का उपयोग करना सिखाना है, ठीक है, यही कह रहा है। अगला सवाल की तरफ, ए टीचर इज आस्किंग द स्टूडेंट टू राइट एसे एवरी मंथ एंड सबमिट देम फॉर असेसमेंट, हैंस द पर्पस ऑफ द टीचर। एक टीचर है, जैसे कि आप टीचर हो, बच्चों को कह रहे हो कि एक राइटिंग एसे जो है एवरी मंथ लिख के लाना है और सबमिट करना है ऑफिस में, उसके बाद जो है असेसमेंट किया जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो भाई बच्चे को, तो ये जो है एसेस द कंसिडरेबल प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की प्रोग्रेस जो है बता रहे हो, ठीक। अगला सवाल है 105 जो हो जाएगा, इन ए तमिल यंग बॉय फ्रेंड्स ए जॉब इन कनाडा देर ही स्टार्टेड टू स्टे इन लोकेलिटी वेयर मोस्ट ऑफ पीपुल टॉक इन पंजाबी लैंग्वेज, स्टेइंग विथ देम दे बॉय ऑल्सो स्टार्ट टू टॉक इन पंजाबी विद इन फ्यू डेज विच वाज ए टोटली न्यू लैंग्वेज टू हिम, हेंस द प्रोसेस बाय विच द बॉय स्टार्टेड टू कन्वर्स इन पंजाबी लैंग्वेज विल बी कॉल्ड। तो लैंग्वेज विल बी कॉल्ड, यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो सबसे पहले तमिल यंग बॉय था, उन्होंने जॉब पाया कनाडा में, ही स्टार्टेड टू स्टे, यानी कि वहाँ वो रहने लगा, वेयर जहाँ की मोस्ट ऑफ पीपुल टॉक इन पंजाबी, जहाँ जो है बहुत सारे लोग पंजाबी बोल रहे थे। स्टेइंग विथ देम, उसके साथ वो रहने लगा। द बॉय ऑल्सो स्टार्ट टॉक इन पंजाबी, अब वो भी पंजाबी में बात करने लगा। फ्यू डेज विच वाज टोटली न्यू लैंग्वेज टू हिम, यानी कि वह पूरी तरह से कुछ दिन के बाद पंजाबी ही बोलने लगा। हेंस द प्रोसेस ऑफ विच द तमिल बॉय, यानी कि वो तो पहले तमिल बोलता होगा, अब वो पंजाबी टोटली तरह से पंजाबी बोलने लगा। टू कन्वर्स इन पंजाबी लैंग्वेज विल बी कॉल्ड, तो ये क्या लाया, इमर्सन का लाया, ठीक है। अगला सवाल है, समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल है 106, अब ये लास्ट सवाल है भाई, ठीक है, इसके बाद कोई सवाल नहीं है। इन ए लैंग्वेज क्लासरूम फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स ए टीचर शुड बी, ये टीचर शुड, यानी कि एक लैंग्वेज क्लासरूम पर है ना, लैंग्वेज क्लासरूम का लैंग्वेज क्लासरूम है, इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स का परफॉर्मेंस आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए बताओ भाई। टीचर को हाईलाइट द मिस्टेक नहीं, प्रोवाइड स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर टू लर्न, क्रिएट सुटेबल कंडीशन टू कम्युनिकेट, प्रेजेंट स्टैंडर्ड एग्जाम्पल कम्युनिकेशन। अच्छा जो इसको HW में देते हैं, ठीक है भाई। चलो ये HW कम से कम हमें पता चले कि हमारे साथ कितने भाई लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे पता चलेगा। तो ये HW के सवाल हैं, एक सवाल दिया हूँ, बाकी मैंने 105 खुद कराया, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर कमेंट बॉक्स चेक करना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ तक वीडियो आप पहुँच गए हैं तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।